यार भाई कल ड्राइव है, अपनी फटी पड़ी है भाई। कुछ नहीं पता कैसा पेपर होगा, क्या होगा भाई। जिंदगी में पहली बार ड्राइव देने जा रहा हूँ, वो भी कैब जेमिनाई की ड्राइव है यार। मास रिक्रूटर इसमें नहीं हुआ ना, लग जाएगी भाई, लग जाएगी। तू कुछ बता यार, तुझे भी नहीं पता? अबे तो फिर करेंगे क्या? आपको भी नहीं समझ में आ रहा ना क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? वीडियो देखो, समझ में आएगा। देखो, ऐसा ही होता है जब आपको पता हो कि आपकी कल ड्राइव है, मास रिक्रूटर कंपनी है, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हालत खराब हो सकती है। क्योंकि मास रिक्रूटर कंपनी ऐसी होती है जो कि आपके लिए एक तरह से पायदान का काम करती है कि भैया और कहीं नहीं हुआ तो इसमें चले जाएंगे, वो वाली बात है। तो अगेन, आपका पहला आशियाना होनी चाहिए। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के या बहुत सारे जो लोग हैं मुझसे पूछ रहे थे कि आपका प्लीज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना कैब जेमिनाई के साथ। तो मैं आज कैब जेमिनाई के साथ जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग से शेयर करूंगा और पूरा एंड तक, जहां मेरे को LOI मिला वहां तक का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एक एक चीज आज के वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो स्टार्ट करता हूं उस वीडियो को। सबसे पहले देखो, कैब जेमिनाई के बारे में आपको ये बता देता हूं कि एक ठीक ठाक लेवल की कंपनी है और एक फ्रेशर के लिए एक अच्छा स्टार्ट कह सकते हैं अपन इसको। अगर आप एक फ्रेशर हो तो कैब जेमिनाई आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बात करूं इसके इंटरव्यू प्रोसीजर की, तो इसमें सबसे पहले हुई थी हमारे कॉलेज में कंपनी प्रेजेंटेशन। अगेन, हर कॉलेज में सबसे पहले कंपनी प्रेजेंटेशन ही देती है। हमारे कॉलेज में जब ये कंपनी आई थी तो इसकी ड्राइव में एक छोटा सा बदलाव ये था कि वैसे ये कंपनी सूडो कोड राउंड लिया करती थी, पर हमारे कॉलेज में जब ये आई थी तब इसने सूडो कोड राउंड नहीं लिया था, उसकी जगह इसने TR लिया था। ठीक है। सो उस टाइम हम लोग भी शॉक हो गए थे, बट स्टिल कोप अप तो करना जरूरी है सिचुएशन के साथ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हुई कंपनी प्रेजेंटेशन। कंपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन लोगों ने बताया कि कंपनी क्या है, कौन इसके फाउंडर है, कौन इसके CEO है, कैसे यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है, क्या ये आपके बेनिफिट के लिए करती है, क्या क्या बेनिफिट्स इसके एम्प्लॉयज को मिलते हैं, किस तरह का इंक्रीमेंट होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस, क्या ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ का, वो सारी चीजें आपको ये बताएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो फेज है आपका इंटरव्यू का, कंपनी प्रेजेंटेशन वाला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल मुझे लगता है कि आपको कंपनी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि 100 में से एक बार ऐसा होता है कि आप HR इंटरव्यू दे रहे होते हो, जो कि फाइनल राउंड होता है, और उसमें HR आपसे ये पूछ लेता है कि भैया हाँ, हमने प्रेजेंटेशन में ये चीज बताई थी, अब आप बताओ। तो ये हो सकता है कि भाई प्रेजेंटेशन में जो चीज उसने बताई थी वो आपसे फाइनल HR राउंड में वो पूछ ले। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना प्रेजेंटेशन को। अब बात करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू प्रोसीजर की। तो पहला राउंड था ऑनलाइन राउंड। ऑनलाइन राउंड के केस में इन लोगों ने क्या किया था कि लैब्स में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया गया था। जैसे ही आप सिस्टम पे बैठोगे आपको इनका पोर्टल खोलना पड़ेगा। पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लिंक एक होगा, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करोगे आप, वहां पर आप अपना जो भी आपको लिंक में के बाद जो आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड दिया गया है वो आपको डालना है। उसके बाद अगेन एक फॉर्म ओपन होगा जहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, और आप जैसे ही डिटेल्स फिल करोगे उसके 50 to 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका जो है ये इंटरव्यू प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा। अब एग्जैक्टली पेपर कैसा होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। पेपर के अंदर बेसिकली 2 फेजेस हैं, एक है MCQ फेज, दूसरा है राइटिंग फेज या ऐसे राइटिंग भी बोलते हैं उसको। जो MCQ फेज है वो बेसिकली सब डिवाइडेड है 3 और फेजेस में। पहला है एप्टीट्यूड फेज। एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स पूछा जाता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, इस तरह के क्वेश्चंस, जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी मतलब आपने 10th तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वहां के कंसेप्ट आपको वहां अप्लाई करने, जिसका लेवल मैं मानता हूं लो टू मीडियम। हाई लेवल का एक भी क्वेश्चन मुझे वहां दिखाई नहीं दिया था, लो टू मीडियम लेवल का था। तो अगर आप ओके भी एप्टीट्यूड पढ़ के गए हो तो आपका काम वहां पर निकल जाएगा।
इसका दूसरा सब डिवीजन है लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर वो ब्लड रिलेशंस पूछ सकता है, नंबर सीरीज पूछ सकता है, स्क्वायर पजल्स पूछ सकता है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स पूछ सकता है। अगेन एक सिंपल राउंड कंसीडर करूंगा, वहां पर भी रीजनिंग में आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व या हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 2 राउंड है ये एक तरह से आपके सिलेक्शन राउंड है। तीसरा मतलब सिलेक्शन राउंड बोलने का मतलब है कि यहां पे आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि यहां पे उन लोगों ने आपसे कुछ भी अभी तक डिफिकल्ट नहीं पूछा है। जो थर्ड फेज है वो होता है इनका टेक्निकल फेज, जो एमसीक्यू में ही आपका तीसरा सब डिविजन है वो है आपका टेक्निकल फेज। टेक्निकल फेज के केस में आपसे पूछे जाते हैं मेनली 3 सब्जेक्ट्स। उसमें से एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसके ऊपर ये पूरी कंप्यूटर साइंस की दुनिया टिकी हुई है, और इस सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखो, आई बटन पे क्लिक करो, देखो वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। दूसरा सब्जेक्ट है डीबीएमएस, जहां पर आपको टेबल्स क्रिएट करना, ट्रंकेट करना, नॉर्मलाइज करना, 2NF से 3NF, 3.5NF, ये सब चीजें आपको पूछी जाती है, वो आपको पकड़ के चलना है इसमें। और तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि टीसीपी आईपी, यूडीपी प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सारी लेयर्स के बारे में नॉलेज, आईपी एड्रेसिंग, होस्ट आईपी क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो दिस इज द एमसीक्यू फेज ऑफ दिस पेपर। दूसरा फेज है बेसिकली इस पेपर का सबसे डिफिकल्ट फेज, और मैं ये मानता हूं कि कोई इंसान अगर कैपजेमिनी में रिजेक्ट हो रहा है तो उसका सबसे मेन रीजन हो सकता है ये वाला फेज, जो कि है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग के केस में देखो क्या होता है कि आप वहां पे उनका जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आपने उसमें बैकस्पेस दबा दिया तो भी वो सॉफ्टवेयर आपका जो स्कोर चल रहा है उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा, डिडक्ट कर देगा। और अगर आप ग्रामेटिकली गलत लिख रहे हो तो रिड्यूस वो करेगा ही करेगा। तो अगेन इसका सॉल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एमसीक्यू पार्ट में से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालकर अपने इस पार्ट को अटेम्प्ट करना। जैसे अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं, तो आप 10 मिनट निकाल के चलो ऐसे के लिए, जिससे कि आप बैक स्पेस ना दबाओ और थोड़ा होश में रह के पेपर को सॉल्व कर सको। सो दिस वाज द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड, जो हमारे कॉलेज में हुआ था वो था टेक्निकल राउंड, जिसके अंदर अगेन यही 3 सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डीबीएमएस, और तीसरा था कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे को आज तक याद है, एक एक ड्राइव मुझे अपनी याद है। तो जो पहला क्वेश्चन था मेरा ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर पूछा गया था मुझसे, दूसरा क्वेश्चन मुझसे प्राइमरी की के ऊपर पूछा गया था डीबीएमएस में से, और तीसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आईपी के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क से। तो ये मेरे से पूछा गया था जो आपका टेक्निकल राउंड है उसमें। इसके बाद आया था हमारा फाइनल राउंड, एचआर राउंड। एचआर राउंड में उनने कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई झोल झमेला है या किसी भी तरह का आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो ड्राइव में बैठना, फिर भी आप बैठ गए हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वहां पे अगर आपको एचआर ने पकड़ लिया तो आपके साथ गलत हो सकता है। सो प्लीज फ्रॉडबाजी मत करना, सिंपल अगर एलिजिबल हो तो ही ड्राइव में बैठना, वरना मत बैठना, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो वहां पे सबसे पहला काम जो आपके एचआर होंगे वो यही करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई झोल झमेला तो नहीं है, किसी तरह का कोई एजुकेशन गैप तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर एजुकेशन गैप है तो वो उसका रीजन पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछेंगे। और इसके अलावा उनने मेरे से एक बड़ी नॉर्मल सी बात पूछी थी कि आप इतने बड़े हुए हो, जयपुर में पले बड़े हो, तो क्या अंतर देखा आपने अपनी पूरी लाइफ में जयपुर में, जिसने आपके लाइफ को इजी बनाया हो, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है जयपुर में। तो मैंने सिंपल सा एक आंसर दिया था जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि भाई, मैंने उनको ये कहा था कि जब मैं छोटा था तब यहाँ मेट्रो नहीं थी और अब मेट्रो बन गई है, तो भाई मेरे को तो एसी की हवा खाने को मिल रही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना है जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड उसके कान में पड़ा वो आपको लपेटना शुरू कर देगा, और लपेट में आ गए तो पक्का है कि रिजेक्ट हो जाओगे। तो एचआर का फंडा यही है कि भैया निकल जाओ वहां से, उसको सिंपल रखो, उसको ज्यादा डेप्थ में ले जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस आदमी से तुम डिस्कशन में नहीं जीत पाओगे। इसीलिए बच के निकलने वाला काम करो, ऐसा चीज बोलो ही मत उसके सामने जो तुमको ऐसा वो डिटेल पूछे
या तुम्हें फंसाने की कोशिश करे। इस तरह का जवाब मत देना। ऐसा जवाब दो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसके आगे और किसी क्वेश्चन का स्कोप ही ना बने। ठीक है, सो दिस वाज द HR राउंड। और इसके बाद उन्होंने मेरे को बोल दिया था ओके नाउ यू आर डन फॉर द डे, आप जा सकते हो घर। और फिर मैं अपने घर लौट आया था। 3 दिन के बाद आया था LOI, और यहां पे मेरी ड्राइव का एंड हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे सिलेक्शन मिला इस कंपनी में। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, और शायद तुम लोगों में से ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर कर डालोगे, पर करना मत। वो लास्ट बात क्या है कि भाई LOI का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, उसको बहुत टाइम से रिप्लाई करना। अगर तुमने उसकी डेडलाइन मिस कर दी, अगेन ज्वाइनिंग लटक जाएगी, कैपजेमिनी को गालियां दोगे, और साथ में मुझे भी दे सकते हो तुम। कुछ नहीं, इंडिया की पब्लिक है भाई, क्या करा जा सकता है। पर ठीक है, जनता जनार्दन हो, कुछ भी कर सकते हो, बट स्टिल फिर से सलाह दे रहा हूं, LOI को बहुत ही सीरियसली रिप्लाई करना। तो लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो भी मेरे बंधु लोग कैपजेमिनी का ड्राइव फेस करने जा रहे हैं, ध्यान से प्यार से अटेम्प्ट करना, ठंडे रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मस्त रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही सस्ती ड्राइव है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नाक मत कटाना। चलो।